तन्वी कुलदीप की बात का कुछ जवाब नहीं देती है। तन्वी, मैंने पूछा कि क्या तुम पहले से इंस्पेक्टर अजय को जानती हो? कुलदीप ने कहा। कुलदीप, इस बारे में हम अकेले में बात करते हैं ना, मैं तुम्हें बाद में सब बता देती हूँ। तन्वी ने कहा। ठीक है, कुलदीप ने कहा, आप दोनों को जो बात करनी हो कर लेना, पर मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है। जिस काम के लिए मैं आया था वो मैं कर लूं, अजय ने कहा। हाँ क्यों नहीं, कुलदीप ने कहा। तो तन्वी, क्या तुम बताओगी तुम्हारा किसने किडनैप किया था? अजय ने कहा। क्या कहा? मेरा किडनैप हुआ? पर कब? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। तन्वी, तुम्हें कुछ याद भी नहीं है कि आज से 2 दिन पहले तुम्हारी और कुलदीप की रिसेप्शन पार्टी थी और वहां पर अनन्या ने जैसी तुम्हें गले लगाया लाइट चली गई और तुम गायब हो गई। बताओ तन्वी, क्या तुम्हें गायब करने में अनन्या का हाथ था? या आप क्या बकवास कर रहे हैं? अनन्या ऐसा क्यों करेगी? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे लिए खुद की जान भी दे सकती है, लेकिन मेरी जान नहीं ले सकती, समझे आप? तन्वी ने गुस्से में कहा। तो फिर किसने किडनैप किया था तुम्हारा? तन्वी, 2 दिन तक तुम कहाँ गायब थी? अजय ने पूछा। क्या कहा? मैं गायब थी? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मुझे बस इतना याद है कि उस रात रिसेप्शन पार्टी में मैंने अनन्या को गले लगाया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, तन्वी ने अपने सिर पर जोर देते हुए कहा। याद करने की कोशिश करो तन्वी, कुछ तो याद आएगा, अजय ने कहा। तन्वी याद करने की कोशिश करने लगती है पर उसे कुछ याद नहीं आता है। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फट जाएगा, तन्वी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। रिलैक्स तन्वी, रिलैक्स। यदि कुछ याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तो आराम करो, अभी बस कुछ याद करने की कोशिश मत करो, कुलदीप ने कहा। इंस्पेक्टर अजय, आई थिंक तन्वी को कुछ याद नहीं है, उसके साथ क्या हुआ था और उसे अभी होश आया है, तो हो सकता है वो टाइम ले ठीक होने में और गुजरते वक्त के साथ उसे सब याद आ जाए, कुलदीप ने कहा। हाँ ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। यदि तन्वी को कुछ भी याद आए तो मुझे जरूर बताइएगा। हमारा जानना बहुत जरूरी है कि तन्वी 2 दिन तक कहाँ गायब थी। हो सकता है हम उस साइको किलर तक पहुंच जाएं जो लोगों के नाभि गायब करके उन्हें मार रहा है और मेघ की चुड़ैल की आड़ में, अजय ने कहा। साइको किलर? कौन साइको किलर? कुलदीप ने हैरानी के साथ कहा। तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या कुलदीप? लगता है किसी ने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। यहाँ पर आसपास के गांव में एक साइको किलर घूम रहा है जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मारकर उनकी नाभि अपने साथ ले जाता है। पर वो साइको किलर नाभियों को क्या करता होगा? इसकी तो मार्केट में बिक्री भी नहीं होती है। किडनी गायब करता तो उसे आप अंदाजा लगा सकते थे कि पैसों के लिए वो ये सब कर रहा है, पर नाभि गायब करके उससे क्या फायदा होगा? उनका क्या करेगा? कुलदीप ने कहा। वही तो पता करना है कुलदीप, और तुम्हें पता है गांव वालों को लगता है कि ये सब मेघ की चुड़ैल कर रही है जिसे 19 साल पहले जला दिया गया था। क्या तुम भरोसा करते हो चुड़ैल पर? क्या कहा चुड़ैल? कुलदीप हंसते हुए कहता है। इंस्पेक्टर अजय, हम 20वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता। अच्छी बात है, काश गांव के सभी लोग ये समझ जाते तो आसानी होती केस सॉल्व करने में। खैर छोड़ो इन सब बातों को, उस साइको किलर को तो मैं पकड़ ही लूंगा। अब मैं चलता हूं, अजय ने कहा। ठीक है फिर, कुलदीप ने कहा। अजय के साथ ही ठकुराइन भी कमरे से बाहर चली जाती है। ठकुराइन के जाते ही कुलदीप तन्वी के पास जाकर बैठ जाता है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अब तुम ठीक हो ना तन्वी? हाँ कुलदीप, मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, सिर अभी भी बहुत भारी भारी लग रहा है। ठीक है तन्वी, तुम आराम करो। कुलदीप तन्वी के पास से उठता है और उसे चादर उड़ाता है। गुड बाय कहते हुए वहां से जाने लगता है। कमरे से बाहर जाते जाते वो यही सोच रहा था कि आखिर तन्वी इंस्पेक्टर अजय को पहले से कैसे जानती है? क्या तन्वी पहले इस गांव में आ चुकी है? यदि हाँ, तो उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? कुछ ऐसे सवाल कुलदीप के दिमाग में घूम रहे थे। अजय कुलदीप के घर से बाहर ही निकला था कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। अब किसका कॉल आ गया? जब देखो बजता ही रहता है, अजय ने खुद से कहा। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हाँ माखनलाल बोलो। जैन साहब। फोन के अंदर से आवाज आती है। जैन माखनलाल, अब आगे बोलो। माखनलाल, क्यों फोन लगाया? वो साहब आपने बोला था ना मेघ गांव के हॉस्पिटल की ब्रांच पता करने के लिए। हाँ तो पता चल गया क्या? किसके अंडर में था वो हॉस्पिटल? हाँ साहब पता चल गया। तो अब चुप क्यों माखनलाल, जल्दी बताओ कौन सी ब्रांच थी? शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो क्या? वो साहब अपना गोंदिया वाला चिरायू हॉस्पिटल है ना, उसी की ब्रांच थी पहले मेघ गांव में। कहीं तुम उस चिरायू हॉस्पिटल की बात तो नहीं कर रहे जहां पर डॉक्टर माधवी काम करती है? हाँ उसी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ साहब। चिरायू हॉस्पिटल की पहले मेघ गांव में ब्रांच थी, पर जब मेघ गांव को बंद किया गया तो वो हॉस्पिटल भी बंद हो गया। अच्छा तो एक काम करो माखनलाल, चिरायू हॉस्पिटल के हेड से मिलकर पूरा डाटा निकलवाओ कि जब उनकी मेघ गांव में एक ब्रांच थी तो वहां पर कितने डॉक्टर और कितने नर्स काम किया करते थे, कितना स्टाफ था। साहब ये डाटा तो मैं निकलवा लूंगा, पर पहले आप बताएंगे कि हम वहाँ डाटा निकलवा कर करेंगे क्या? इससे हमें क्या लेना देना कि पहले मेघ के हॉस्पिटल में कौन कौन काम किया करता था? माखनलाल, मैंने जितना कहा तुम उतना करो, समझे? यदि मेरा अंदाजा ठीक निकला तो वक्त आने पर तुम्हें खुद समझ आएगा कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ। ठीक है साहब, मैं पता करता हूँ। इतना कहकर माखनलाल फोन रख देता है। महेंद्र सिंह अपने नौकर लालू के साथ मेघनाथ मंदिर पहुंच गया था।
मंदिर के अंदर सिर्फ निर्मल पुजारी जी बैठे हुए थे। महेंद्र सिंह उनके पास जाता है और कहता है, जय महाकाल पुजारी जी। जय महाकाल ठाकुर साहब, कहिए कैसे आना हुआ। निर्मल पुजारी ने कहा, इंसान तो अक्सर दो ही कारण से भगवान की शरण में आते हैं। पहला जब उन्हें मन की शांति चाहिए हो, और दूसरा जब वो किसी मुसीबत में हो। तो आप दूसरे कारण से आए हैं। आप तो अंतर्यामी हैं पुजारी जी, सब जानते हैं। कुछ तो हल बताएं समस्या का। पहले आप बात तो बताएं ठाकुर साहब कि हुआ क्या है। निर्मल पुजारी ने कहा, आपको तो याद ही होगा कि जब पिछली बार मैं आया था तो मेरी बहू लापता थी और आदित्य पुजारी जी ने कहा था कि उसको मेघ की चुड़ैल ने गायब किया है। तो अब मेरी बहू मिल गई है, पर मुझे शक है कि उसके अंदर उस चुड़ैल का साया है, क्योंकि 2 दिन तक वो उसके साथ रुक कर आई है। क्या कहा, चुड़ैल का साया? निर्मल पुजारी ने हैरानी के साथ कहा। एक ऐसा गहरा राज जिससे 23 साल का लड़का मार्क जकरबर्ग फेसबुक बनाकर करोड़ों। हाँ पुजारी जी, कल रात जो मैंने देखा वो मैं आपको बता नहीं सकता। महेंद्र सिंह ने कहा, ऐसा क्या देख लिया ठाकुर साहब आपने? निर्मल पुजारी ने कहा, कल रात मैंने अपनी बहुरानी यानी तन्वी को खिड़की के आर पार जाते हुए देखा। थोड़ी देर पहले वो घर के अंदर थी और फिर अचानक से गार्डन के पास वाले दरवाजे के पास आ गई। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बहू ही थी। तभी मेरा बेटा वहां पर आ गया और उसने कहा कि तन्वी तो उसके कमरे में सो रही है। जब मैं उसके साथ उसके कमरे में गया तो वो सच में वहां पर सो रही थी। मेरी ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं मेरी बहू के अंदर मेघ की चुड़ैल तो नहीं। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेघ का दूसरा दरवाजा बंद है और हमने अपने आप से कहा था ना कि जब तक दूसरा दरवाजा नहीं खुलता वो आपके गांव में नहीं आ सकती। तो आप ही बताएं, वो चुड़ैल आपकी बहू के अंदर कैसे हो सकती है? पर जो मैंने देखा फिर वो क्या था? वो आपका वहम भी हो सकता है, पर फिर भी मैं आपके मन की शंका दूर करने के लिए आपको भोलेनाथ का प्रसाद देता हूँ। ये जाकर आप अपनी बहू को खिलवा दीजिएगा। यदि उसने खा लिया तो ठीक है, पर यदि नहीं तो समझ जाइए उस चुड़ैल की ताकत बहुत बढ़ गई है। निर्मल पुजारी जी ने ठाकुर साहब को तिल का प्रसाद देते हुए कहा, ठीक है पुजारी जी, मैं जाकर ही अपनी बहू को खिलाता हूँ। महेंद्र सिंह ने कहा, लालू जब से आया था तब से वो मंदिर के आजू बाजू चारों तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। क्या देख रहे हो लालू? निर्मल पुजारी ने कहा, वो पुजारी जी, आदित्य पुजारी जी और नीरज पुजारी जी की कहीं नजर नहीं आ रहे। लालू ने कहा, वो बलमाटोला गांव गए हैं। क्या कहा? बलमाटोला गांव पर क्यों पुजारी जी? महेंद्र सिंह ने कहा, सुना है कि आपके और बलमाटोला गांव में जो कलावे बांधे गए थे उन्हें खोलकर किसी ने बलमाटोला के तालाब में ही फेंका था। अब इसी का रहस्य सुलझाने गए हैं वहां। अच्छा, महेंद्र सिंह ने कहा। जी, निर्मल पुजारी ने कहा, ठीक है पुजारी जी, फिर हम निकलते हैं। जय महाकाल, महेंद्र सिंह ने कहा। जय महाकाल, निर्मल पुजारी ने कहा। महेंद्र सिंह और लालू मेघनाथ मंदिर से चले जाते हैं। अर्जुन, रुद्र, समीर, पीयूष और अनन्या छत पर खड़े हुए थे और बातें कर रहे थे। यार तुम्हें क्या लगता है कि तन्वी को अभी तक होश आया होगा कि नहीं? अनन्या ने कहा। यार अभी तक तो आ गया होगा, अर्जुन ने कहा। तो हम उसके घर चलें क्या? उससे मिलने, उससे बात भी हो जाएगी और उससे पूछ भी लेंगे कि उसने हमें बिन बताए किसी और से शादी क्यों की, और की भी तो रुद्र के गांव के पास जो गांव है वहीं पर क्यों की? अनन्या ने कहा। यार चल तो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता अभी उसके घर जाना ठीक रहेगा, समीर ने कहा। हाँ समीर ठीक कह रहा है, तू क्या बोलता है? रुद्र कब चले तन्वी के ससुराल? पीयूष ने रुद्र के मजे लेते हुए कहा। रुद्र पीयूष की बात का कोई जवाब नहीं देता है। सभी लोग छत पर खड़े होकर बातें कर ही रहे थे। तभी अर्जुन देखता है कि गांव की बहुत सारी भीड़ रुद्र की हवेली के पीछे जो जंगल है उस साइड जा रही थी। यार रुद्र, ये इतने सारे लोग तेरे घर के पीछे क्यों जा रहे हैं? अर्जुन ने कहा। यार पता नहीं, गांव में इतने सारे लोग तभी जमा होते जब कुछ बड़ा हुआ हो, रुद्र ने कहा। तो अब क्या हो गया यार? पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, चल कर देखते हैं, समीर ने कहा। चल, रुद्र ने कहा। सभी लोग छत पर से नीचे उतर जाते हैं और नीचे जाने लगते हैं। गांव के बहुत सारे लोग रुद्र के घर के पीछे के जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। यार जल्दी चलो, पुजारी जी पहुंच गए होंगे, भीड़ में चलते हुए एक आदमी ने कहा। हाँ जल्दी चलो, आज पता नहीं क्या चमत्कार दिखाएंगे पुजारी जी। सुना है तालाब के अंदर की चुड़ैल को पकड़ने वाले हैं और उसे मुक्ति दिलाने वाले हैं, भीड़ में चलते हुए दूसरे आदमी ने कहा। रुद्र, अर्जुन, समीर, पीयूष और अनन्या रुद्र के घर के पीछे वाले तालाब के पास पहुंच जाते हैं। एक तालाब के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसा पूरा गांव वहां जमा हो गया हो। तालाब के पास ही आदित्य पुजारी और नीरज पुजारी खड़े हुए थे। यार ये तो वही पुजारी जी है ना जिन्होंने पिछली बार
स्वाति के अंदर से उस चुड़ैल की आत्मा निकाली थी? पीयूष ने कहा। हाँ वही है, रुद्र ने कहा। आदित्य पुजारी और नीरज पुजारी सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हैं। दोनों की आंखें बंद थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आदित्य पुजारी और नीरज पुजारी दोनों ने एक साथ कहा। कुछ देर बाद दोनों ही अपनी आंखें खोलते हैं। आदित्य पुजारी अपनी पोटली में से एक कांच की गंगाजल की बोतल निकालते हैं और ओम नमः शिवाय कहते हुए उस बोतल में की कुछ गंगाजल की बूंदें उस तालाब के पानी के अंदर फेंक देते हैं। जैसे कि आदित्य पुजारी गंगाजल की बूंदें तालाब के पानी के अंदर डालते हैं, अचानक से पानी के तालाब का पानी धीरे धीरे काला होने लगता है। तालाब का पानी काला होते हुए देख गांव वालों में हड़कंप मचने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है हरिया, ये तालाब का पानी काला कैसे हो रहा है? भीड़ में खड़े एक आदमी ने कहा। दिख नहीं रहा, ये उसी चुड़ैल का प्रकोप है। लगता है आज तो पुजारी जी उस चुड़ैल को पकड़ ही लेंगे। भीड़ में खड़े दूसरे आदमी ने कहा। नीरज, क्या जो अनुभूति मुझे हो रही है वही तुम्हें भी हो रही है? आदित्य पुजारी ने नीरज पुजारी से कहा। हाँ आदित्य, वही अनुभूति मुझे हो रही है। यहाँ पर जरूर कोई शैतानी ताकत है, नीरज पुजारी ने कहा। रुद्र, अर्जुन, पीयूष, अनन्या और समीर भीड़ को हटाते हटाते पुजारी के नजदीक पहुंच जाते हैं। यार ये तालाब का पानी काला कैसे हो गया अचानक से? पीयूष ने कहा। पुजारी जी ने कोई सा मंत्र पढ़कर गंगाजल पानी में डाला था। जरूर पुजारी जी ने शैतानी शक्ति को पता लगाने के लिए ऐसा किया होगा, तभी इस तालाब का पानी काला हो गया है, अर्जुन ने कहा। इसका मतलब इस तालाब में भी कोई शैतानी ताकत है, समीर ने कहा। हाँ यार, अर्जुन ने कहा। यार मैं तो पहले ही कहता था कि इस तालाब में भी कोई मायावी ताकत है, तभी तो उसने मेरा पैर पकड़ा था पिछली बार, पीयूष ने कहा। यार अभी चुप रहो और देखो, पुजारी जी ध्यान लगा रहे हैं और जितना मुझे लगता है शायद वो अपनी दैवी शक्ति से पता करें कि इस तालाब के अंदर किसकी आत्मा है, अर्जुन ने कहा। आदित्य पुजारी ओम नमः शिवाय बोलते बोलते तालाब के अंदर जाने लगते हैं। यार ये पुजारी जी पानी के अंदर कहाँ जा रहे हैं? अनन्या ने कहा। इस तालाब का पास देखने कि किसकी आत्मा भड़क रही है, इतना कहकर अर्जुन वहां से जाने लगता है। यार अब तू कहाँ जा रहा है? तुझे नहीं देखना क्या तालाब के अंदर किसकी आत्मा है? पीयूष ने कहा। वही तो देखने जा रहा हूँ, पर अगर यहाँ पर है तो सिर्फ पुजारी जी ही उस आत्मा का पास देख पाएंगे, हम नहीं, अर्जुन ने कहा। पर तू कहाँ जा रहा है? समीर ने कहा। उस आत्मा का पास देखने के लिए रुद्र, मुझे ऐसी जगह चाहिए जल्दी से जल्दी जो पानी से भरी हो और जहां पर मैं अपना सिर पानी में पूरी तरह से डुबा सकूं, अर्जुन ने कहा। यार इतना सारा पानी है सामने तालाब के अंदर और एक तू है कि पानी ढूंढ रहा है, पीयूष ने कहा। ये नहीं यार, इस पानी के अंदर तो आदित्य पुजारी गए, मुझे दूसरी जगह चाहिए, अर्जुन ने कहा। हाँ एक है यहीं बगल में, एक पानी का गड्ढा है, वहां पर तू अपना सिर पानी के अंदर डाल सकता है, रुद्र ने कहा। तो जल्दी चल। रुद्र, समीर, अर्जुन, पीयूष और अनन्या वहां से चले जाते हैं और तालाब के जस्ट पीछे थोड़े ही पास एक गड्ढा खुदा हुआ था जिसके अंदर बारिश का पानी भर गया था। यार ये पानी तो बहुत गंदा दिख रहा है, देख कितनी मिट्टी भरी है इसमें। क्या तू अभी अपना सिर इस पानी के अंदर डालेगा? पीयूष ने कहा। हाँ क्या करूं, कोई और ऑप्शन नहीं है यार, अर्जुन ने कहा। पर तू ऐसा क्यों कर रहा है, हमें बताएगा इससे क्या होगा? अनन्या ने कहा। यार देखो, आदित्य पुजारी जी जो क्रिया करने वाले हैं उसे अब्रम क्रिया कहते हैं। इसके अंदर जब वो पानी के अंदर जाएंगे तो वो शैतानी ताकत का अतीत देखेंगे जो पानी के अंदर है, और उसी वक्त मैं इस पानी के अंदर जाऊंगा और पानी के जरिए वो देखने की कोशिश करूंगा तो आदित्य पुजारी जी देख रहे होंगे, अर्जुन ने कहा। मतलब तू वाटर के जरिए उनसे कनेक्ट होगा? रुद्र ने कहा। हाँ बिल्कुल सही समझा, बस मुझे बीच में कोई डिस्टर्ब मत करना वरना कनेक्शन टूट जाएगा। हाँ ठीक है, पर तू अपना ख्याल रखना, अनन्या ने कहा। हाँ, इतना कहकर अर्जुन अपना सिर गड्ढे के पानी के अंदर घुसा लेता है। अर्जुन का पूरा सिर पानी के अंदर डूब जाता है। दूसरी ओर आदित्य पुजारी भी पानी के अंदर पूरी तरह डूब चुके थे। आदित्य पुजारी पानी के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं और पानी के अंदर अब्रम क्रिया करने लगते हैं। आदित्य पुजारी पानी के साथ अपना संपर्क साधने लग जाते हैं। देखते ही देखते पानी के अंदर का सारा दृश्य बदल जाता है और आदित्य पुजारी देखते हैं कि तालाब के पास घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। आसमान को काले बादलों ने ढक रखा था। तालाब का पानी ठहरा हुआ था। तभी वहां पर एक 24 साल की लड़की आती है जिसने पैरों में अपने पायल पहन कर रखे थे। पहले वो लड़की अपने आसपास देखती है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि कोई उसे नहीं देख रहा तो वो लड़की तालाब की सीढ़ियों पर पालकी मारकर बैठ जाती है। जैसे कि वो लड़की तालाब की सीढ़ियों पर बैठती है, आसमान के ऊपर कहीं से ढेर सारे चील आ जाते हैं और तालाब के चारों तरफ घूमने लगते हैं। वो चील तालाब के आसपास ही मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी लड़की के लिए आए हों।
वो लड़की बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर लेती है और ध्यान लगाने लग जाती है। कुछ देर बाद वो लड़की अपनी जगह से उठती है और कहती है, सौदा जल्द पूरा होगा। सौदा पूरा होने तक मेरी रूह इसी तालाब में रहेगी। सौदा पूरा होने के बाद मेरी रूह इस तालाब से मुक्ति दिला देना। वो लड़की धीरे धीरे अपने कदम तालाब के पानी की ओर बढ़ाने लग जाती है, ये कहते हुए कि सौदा जल्द पूरा होगा, सौदा जल्द पूरा होगा। वो लड़की तालाब के अंदर जाने लगती है। जैसे उस लड़की का पहला कदम पानी के अंदर जाता है, आसमान में मंडरा रही चील जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। उन चीलों को देखकर लग रहा था जैसे उस लड़की के मरने के बाद वो उसका गोश्त खाने वाले हों। वो लड़की आगे बढ़ते बढ़ते पूरी तरह पानी में डूब जाती है। आसमान में मंडरा रहे चील शांत हो जाते हैं। कुछ देर बाद उस लड़की के पूरी तरह डूब जाने के बाद अचानक से उसका डूबा हुआ शरीर पानी के ऊपर आ जाता है। वो लड़की का शरीर पानी के ऊपर तैर रहा था। आसमान में मंडरा रहे चील एक एक करके उस लड़की के शरीर के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन उसे खाते नहीं हैं। उस लड़की का मृत शरीर धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो चील जो उस लड़की के मृत शरीर के ऊपर बैठे हुए थे उसे पानी के अंदर धक्का दे रहे हों। जब उस लड़की का शरीर पानी के अंदर डूब जाता है तो वो चील वापस से आसमान के ऊपर मंडरा मंडरा कर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। अचानक से पानी के अंदर से आवाज आती है और सौदा जल्द पूरा होगा, सौदा जल्द पूरा होगा की आवाजें आसमान में गूंजने लग जाती हैं। अर्जुन बाहर निकल पानी में से जल्दी, क्या कर रहा है? रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा। अर्जुन का सिर पानी के अंदर डूबा हुआ था और वो अपने मुंह में से पानी के बुलबुले निकाले जा रहा था। सभी लोग अर्जुन को बहुत देर से आवाज दे रहे थे पर वो कुछ सुन ही नहीं रहा था। अर्जुन जल्दी कर, क्या कर रहा है? पीयूष ने कहा। अर्जुन का सिर पानी में डूबा हुआ था और अपने दोनों हाथ छटपटा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका कोई सिर पानी के अंदर खींच रहा हो। यार आई थिंक अर्जुन की जान खतरे में, अनन्या ने कहा। समीर, पीयूष जल्दी से अर्जुन को खींचो, रुद्र ने अर्जुन का सिर पानी से बाहर खींचते हुए कहा। समीर, पीयूष, रुद्र अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं अर्जुन को खींचने में, लेकिन वो उसे नहीं खींच पा रहे थे। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, शायद कोई शैतानी ताकत अर्जुन का सिर पानी के अंदर खींच रही थी। यार मुझे नहीं लगता ऐसे से हम अर्जुन को सिर पानी में से निकाल सकते हैं, समीर ने कहा। यार आई थिंक समीर ठीक कह रहा है। यार अर्जुन पानी के जरिए लीक हुआ है ना आदित्य पुजारी से, तो यदि हम इस गड्ढे का पानी खाली कर दें तो हो सकता है इसका संपर्क टूट जाए और अर्जुन वापस आ जाए, अनन्या ने कहा। हाँ सही कहा, पर गड्ढे का पानी खाली कैसे करें? पीयूष ने कहा। तुम दोनों जल्दी अपनी शर्ट निकालो, रुद्र ने कहा। क्या? समीर और पीयूष दोनों ने एक साथ चौंक कर कहा। यार जितना कहा उतना करो, जल्दी, वक्त बहुत कम है हमारे पास, समझे? रुद्र ने अपनी शर्ट उतारते हुए कहा। पीयूष और समीर भी अपनी शर्ट उतार लेते हैं। अनन्या रुद्र को देखने लग जाती है और सोचने लगती है ये क्या करने वाला है। रुद्र पानी के गड्ढे के अंदर अपनी शर्ट डालता है जिससे वो भीग जाती है और उस भीगी शर्ट को बाहर निकालकर रुद्र उसका पानी निचोड़ देता है, जिससे गड्ढे का पानी खाली होने लगता है। रुद्र को देखकर समीर और पीयूष भी उसकी मदद करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में गड्ढे का पूरा पानी खाली हो जाता है। जैसे गड्ढे का पानी खाली होता है अर्जुन अपना सिर गड्ढे में से बाहर निकाल लेता है और हांफने लग जाता है। तू ठीक तो है? रुद्र ने कहा। हाँ यार मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जान बचाने के लिए। अच्छा हुआ गड्ढे का पानी तुम लोगों ने खाली कर दिया, वरना वो डाइन तो तुझे मार ही देती, अर्जुन ने कहा। क्या कहा? डाइन? अभी डाइन कहाँ से आ गई? एक चुड़ैल कम थी क्या जो वो डाइन भी आ गई? पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। हाँ यार पता कौन है डाइन? समीर ने कहा। यार ये सब मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले जल्दी से वापस तालाब के पास चलो, देखने दो सौदा पूरा हुआ या नहीं और उस डाइन को मुक्ति मिली या नहीं, अर्जुन ने कहा। यार कौन डाइन और कैसे सौदे की बात कर रहा है तू? रुद्र ने कहा। यार मैंने कहा ना बाद में बताता हूँ, पर अभी प्लीज दुआ करो कि सौदा पूरा नहीं हुआ हो। यदि सौदा पूरा हो गया होगा तो पता नहीं क्या होगा, अर्जुन ने कहा। अर्जुन, रुद्र, समीर, पीयूष और